दिखाएगा वही असली विजेता होगा। अकबर ने तब अपने निर्णय की घोषणा की। हम विजेता का नाम आज ही घोषित करते हैं, परंतु असली मान्यता वह होगी जो 5 वर्षों में समाज पर दिखेगी। इस घोषणा ने लोगों के दिलों में नई जिम्मेदारी डाली। अब वे सिर्फ क्षणिक शोहरत के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक भलाई के लिए काम करेंगे। समय की चाल चली और 5 साल के भीतर कारीगर की कार्यशाला ने अनेक युवा कारीगरों को प्रशिक्षित किया। व्यापारी ने समाज के हित में एक स्थायी अनुदान प्रणाली स्थापित की। पर वही अनाथ बच्चा जिसने पहले उस दादी की मदद की थी, 5 साल बाद भी जनता के बीच एक छोटा मगर सशक्त परिवर्तन ला चुका था। दादी ने अपनी छोटी छोटी बचत से एक सामुदायिक रसोई की शुरुआत की, जहां बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी भेदभाव के भोजन पा सकते थे। उस रसोई ने अनगिनत लोगों की भूख मिटाई और मोहल्लों के लोगों के बीच एक साझा संबंध जन्मा जो वर्षों तक चला। 5 साल के अंत में जब अकबर ने वास्तविक परिणामों को देखा तो उनका चेहरा गर्व और संतोष से भरा हुआ था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि बुद्धि जिसका नाम केवल योजना नहीं बल्कि करुणा और न्याय भी है, वही सच्ची बुद्धि है। अकबर ने फिर समस्त दरबार और जनता के सामने घोषणा की, असली विजेता वह है जिसने समाज में स्थायी परिवर्तन लाया और दूसरों को भी वही रास्ता अपनाने का प्रेरणादायक माध्यम दिया। उन्होंने बच्चों की सामुदायिक रसोई, कारीगरों की कार्यशाला और व्यापारी के अनुदान को समान रूप से मान्यता दी और कहा, आज हमारी परीक्षा ने हमें यह सिखाया कि बुद्धि केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी काम कर सकती है। इस कहानी का सबक नगर निवासियों के दिल में सदैव जिंदा रहा। लोग अब केवल बुद्धि के शीघ्र फल की चाह न रखने लगे। उन्होंने यह सीखा कि बुद्धि का सही उपयोग वही है जो समाज के ताने बाने को मजबूत करे। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दूरदर्शिता ने मिलकर एक उदाहरण बनाया कि राज में न्याय और दया किस तरह साथ साथ चल सकते हैं। वर्षों बाद भी जब बच्चे बड़े हुए और नई पीढ़ियां आईं तो वे अकबर की बुद्धि परीक्षा की कहानी सुनाते रहे। कैसे एक राजा ने केवल सवाल पूछने की हिम्मत की और कैसे एक गरीब अनाथ बच्चे की मासूमियत ने समाज में परिवर्तन की लहरें पैदा की। उस दिन से नगर ने हर वर्ष उस परीक्षा की स्मृति में एक दिन समाज सेवा समर्पित किया, जहां अमीर और गरीब, विद्वान और शिल्पी सब मिलकर उन कर्मों को दोहराते जिनसे गांव और शहरों के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटता गया। अकबर की बुद्धि परीक्षा केवल एक घटना नहीं रही, वह एक विचारधारा बन गई जिसमें बुद्धि का मतलब मात्र उत्तर न रहकर वह बन गया जिसने मनुष्यता और न्याय के माध्यम से मानवों को जोड़ा। बीरबल ने इस परीक्षा के द्वारा यह संदेश दिया कि वास्तविक बुद्धि वही है जो दूसरों को सिखाए, उन्हें साथ लेकर चले और समाज में वह बदलाव लाए जो पीढ़ियों तक जीवित रहे। और इस तरह अकबर का दरबार न केवल ज्ञान के लिए बल्कि करुणा और न्याय के लिए भी मशहूर हुआ, एक ऐसी धरोहर जो सदियों तक गूंजती रही। बीरबल का चुपचाप धमाका दरबार में आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसका शोर सुनने को नहीं मिलेगा, पर उसका असर दीवारों के पीछे तक गूंज उठेगा। एक मुस्कान इतनी गहरी थी कि उसके भीतर एक शांत तड़ित दबी हुई थी, और वही मुस्कान बीरबल की थी। दरबार का वातावरण सदा की तरह व्यस्त था। अधिकारी नाथ था। क्या बुद्धि केवल दिमाग की तेजी है या हृदय की गहराई भी? अकबर ने कहा, यह तो सबने अच्छा किया, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम तीनों में किसे अधिक बुद्धिमान मानते हो। मंत्रियों ने अलग अलग जवाब दिए, पर हर उत्तर में कुछ कमी थी। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा, जिन्होंने चुपके से एक प्रश्न और रखते हुए कहा, सम्राट, बुद्धि की परीक्षा तभी पूर्ण होती है जब उसका परिणाम समाज में सकारात्मक और दीर्घकालिक परिवर्तन लाए। तीनों ने एक एक रास्ता चुना। क्या यह कहना सही होगा कि उनमें से किसी का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है? अकबर की आंखों में चमक थी, पर बीरबल ने एक और चाल चली। बीरबल ने नगर में एक सप्ताह के इर्द गिर्द तीनों के कामों का निरीक्षण करवाया और देखा कि व्यापारी की तत्काल मदद से कई लोगों की शाम भोजन से सजी, पर अगले सप्ताह वह लाभ स्वतः कम होता गया। कारीगर की कार्यशाला ने कई बच्चों को कौशल सिखाया और कुछ युवाओं को रोजगार दिलाया, पर बच्चे का दिया सिक्का उस दादी के जीवन में प्रतीकात्मक था। दादी ने उस पैसे से अपने छोटे छोटे जरूरतों को पूरा किया और अगले महीने में उसने दूसरे लोगों की मदद करना आरंभ किया, जिससे मोहल्ले के परस्पर संबंध मजबूत हुए।
बीरबल ने दरबार में विस्तार से बताया कि बुद्धि सिर्फ परिणाम तक सीमित नहीं, बल्कि उस परिणाम का फैलाव और धरातल पर उतार कितना स्थायी है, यही असली परीक्षा है। अकबर मुस्कुराए, पर उन्होंने कहा, मैं अभी भी नहीं जान पाया कि कौन विजेता है। बीरबल ने तब निर्णय का रास्ता निकाला। उसने प्रस्ताव रखा कि विजेता वह होगा जिसने ऐसी योजना बनाई हो जिसे अन्य भी अपना सकें और जो नए अवसर बनाए। अकबर ने कहा, तो किसको तुम विजेता मानते हो? बीरबल ने सबकी ओर देखा और बोला, सम्राट, मैं तीनों को विजेता मानता हूं, पर विजेता का स्वरूप अलग होगा। व्यापारी ने तात्कालिक भूख मिटाई, कारीगर ने कौशल और रोजगार दिया, और बच्चा ने सहानुभूति का बीज बोया। यदि हमें केवल एक चुनना पड़े तो वह होगा वह जिसने परिवर्तन के बीज इतने गहरे बोए हों कि वे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ दें। लोगों की निगाहें बीरबल पर टिकी। प्रत्येक ने अपने अपने लाभ और आदर्श को समझा। अकबर ने तब भी परीक्षा को एक स्तर और ऊंचा उठाया। उन्होंने घोषणा की कि वही व्यक्ति जिसे लोग अधिकतम संख्या में समाज के हित में न्याय के आधार पर चुनेंगे, उसे सम्मानित किया जाएगा। दरबार में बैठा हर नागरिक और व्यापारी, गुरु और नौकर, सबने मतदान किया। वोटों के परिणाम ने शायद किसी की अपेक्षा को तोड़ दिया। कारीगर और बच्चे को समान प्रशंसा मिली और व्यापारी को भी मान्यता मिली, परंतु सबसे अधिक वोट उस बच्चे को मिला जिसने एक दाई की दयालुता को चुना था। लोग कहते थे कि बच्चे ने दिखाया कि छोटी क्रिया भी कितनी बड़ी सामाजिक लहर पैदा कर सकती है। अकबर ने इस नतीजे पर एक दीपक की तरह देखा और बोला, यह परीक्षा बुद्धि की नहीं बल्कि दृष्टि की भी परीक्षा थी। किसे देखना है और क्या देखना है। बुद्धि तब श्रेष्ठ है जब वह दूसरों के लिए उपयोगी हो। इस बात ने दरबार में एक नई ऊर्जा पैदा की। लोग सोचने लगे कि भविष्य में उनके निर्णयों का प्रभाव कितना व्यापक होगा। पर बीरबल अभी शांत नहीं हुआ। उसने एक आखिरी परख रखी। उसने कहा, सम्राट, मैंने इस परीक्षा के खेल में एक और मोड़ रखा है। जिन्हें आपने तात्कालिक विजेता चुना है, उन्हें 5 साल के अंदर वही काम दोहराकर दिखाना होगा, और जो सबसे अधिक दीर्घकालिक प्रभाव। रात आई और जैसे ही चांद अपने किनारे पर टिकता था, कुछ नौकर अरेस्ट का डर लेकर बाहर निकले। उनमें से कुछ वही लोग थे जो पहले दूसरों को डराते थे, अब खुद भयभीत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि कोई उन्हें पकड़ ले तो उनके काले काम उजागर हो जाएंगे। पर जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। सुबह होते ही कुछ लोग खुद ही दरबार में आए और अकबर से कहने लगे कि उन्होंने कथित प्रमाण अपने घरों में पाए हैं और वे चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। इन्हीं लोगों में कुछ वे थे जो पहले भ्रष्टाचार में संदेहित थे, और कुछ वे जिन्होंने इन अधिकारियों के दबाव में काम किया था, पर अब उम्मीद थी कि सच्चाई सामने आकर न्याय होगा। बीरबल ने इस सब को चुपचाप पर स्पष्ट नजरों से देखना जारी रखा। उसने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई, पर उसकी चाल इतनी सटीक थी कि अपराधियों के चेहरे पर पसीना आ गया। कुछ अधिकारी जो पहले दूसरों की कमियों पर हंसते थे, अचानक खुद ही सार्वजनिक आलोचना के केंद्र में आए। इसके बावजूद बीरबल ने न तो कोई विद्रोह होने दिया और न ही किसी की अपमानजनक तरीके से लांछना किया। वह चाह रहा था कि न्याय स्वतः बोले, कि लोग अपनी बातों से, अपने कर्तव्यों से, अपने कथनों से अपने अपने क्रियान्वयन का खुलासा करें। एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक बूढ़े किसान जिनके पास अधिक संपत्ति नहीं थी, दरबार में आया और उसने एक पुराने नोट का जिक्र किया। वह नोट उसी अधिकारी के नाम पर था जिसे कई लोग मानते थे कि वह करों में सेंध लगाता है। किसान के पास कोई और सबूत नहीं था, पर उसकी आंखों में वह सच्चाई थी जो शब्दों से बड़ा है। बीरबल ने उस किसान को शांत स्वर में सुना और कहा, आपने कोई प्रमाण नहीं दिए, पर आपकी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या आप अपने खेत के सारे कागज और रसीदें लाएंगे? किसान ने सिर हिलाया और कहा, हां सम्राट। कागजों की बत्ती सी धीरे धीरे दरबार के समक्ष रखी गई और बीरबल ने उनका मिलान किया उन छोटे छोटे टुकड़ों से जो उसने चुपके से छोड़े थे। उनकी तुलना में कुछ असत्यताएं, कुछ समय की गड़बड़ी और कुछ हस्ताक्षर के उतार चढ़ाव निजी तौर पर उभर कर आए। बीरबल ने नाटक नहीं किया। उसने सिर्फ सच को 1-2 कदम पीछे कर दिया, जिससे वह स्वाभाविक रूप से सामने आ गया। अकबर ने तब अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु बीरबल के निर्देशानुसार। उन्होंने कहा कि औपचारिक जांच होगी, परंतु वह सार्वजनिक होगी। हर कोई सुन सकेगा और न्याय में पारदर्शिता रहेगी। दोषियों को बिना किसी अपराध के दंडित नहीं किया जाएगा, परंतु जो दोष सिद्ध होगा उसे कड़ा दंड दिया जाएगा।
यह घोषणा सुनते ही कुछ अधिकारी कांप उठे, पर कुछ ने उसकी सराहना भी की, क्योंकि वे जानते थे कि दरबार में फैली इस बीमारी से किसी को लाभ नहीं था। जांच गहन हुई और बीरबल ने चुपचाप यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीणों के गवाहों की सुरक्षा रहे। उसने कुछ अच्छे और न्यायप्रिय लोगों को जांच में रखा ताकि किसी भी तरह का दबाव न बन पाए। और जब सच्चाई उजागर हुई तो यह किसी बड़े धमाके की तरह नहीं हुई। यह बिल्कुल चुपचाप फूट पड़ी, पर उसका असर गूंजता रहा। कुछ अधिकारियों को पद से हटाया गया, कुछ से मनमाना कर लौटाया गया और कुछ को सीधे धन वापसी का निर्देश दिया गया। पर सबसे बड़ी जीत यह हुई कि लोग अब स्थिति की ओर आंख मूंदकर नहीं देख रहे थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि यदि वे अपनी आवाज उठाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी। बीरबल ने अपने भरोसेमंद छोटे गुट को भी चुपके से काम पर लगाया। वे कुछ ऐसे नौजवान थे जो आम भाषा में सुनहरा सच बोलने का साहस रखते थे, पर वे सीधे आरोप लगाने से बचते थे। बीरबल ने कहा, आपको किसी का नाम लेकर सामने नहीं आना, केवल प्रश्न उठाना है। पूछो कि यह निशान किसने छोड़ा, किसने बाजार के कोनों में देर रात झाड़ू लगवाई, किसने इन गरीबों से अतिरिक्त कर लिया। आम सवाल थे, पर इनके पीछे असर बड़ा था, क्योंकि वे लोगों के भीतर उस चुप्पी को तोड़ रहे थे जो डर के कारण बैठी थी। शहर अजीब तरह से गूंज उठा, पर यह गूंज किसी ढोलक की नहीं थी, यह लोगों के भीतर उठ रही गूंज थी। चारों ओर बातचीत फैल गई। दुकानें हल्की सी असमंजस में दिखीं और वे अधिकारी जो पहले नजरअंदाज कर देते थे अब छिपे हुए चिंतित दिखाई दिए। बीरबल ने इस चुपचाप धमाके की रफ्तार बढ़ा दी। उसने नगर के कुछ मुखिया और प्रमुख लोगों को बिना बताए बुलाया और उनके सामने वहीं पत्र रख दिया। हॉटनोट पर लिखा नहीं था कि किसने यह भेजा, पर प्रत्येक की अपनी अपनी मांसपेशियां सिकुड़ गईं, क्योंकि कहानी इतनी निकट थी कि अनजाने में हर किसी ने अपनी अपनी हरकतों का चेहरा देखा। बाद में दूसरा मोड़ आया। बीरबल ने दरबार में एक छोटी सभा की घोषणा की, जिसमें आम लोग भी आ सकते थे। अकबर ने सहमति दे दी। उसने कहा, अगर लोग बोलना चाहते हैं तो उन्हें मंच दे दिया जाए। पर बीरबल ने सभा का स्वर कुछ अलग रखा। उसने कहा कि हर बोलने वाले को पहले एक छोटा सा प्रश्न मिलेगा, क्या आपने कभी किसी ऐसे काम का समर्थन किया है जो दूसरे के भले के बजाय केवल अपने भले के लिए था? यह प्रश्न लोगों को अचंभित कर गया, सरल और सीधा। सभा में जब लोग बोले तो बीरबल ने ध्यान से सुना। किसी ने कहा कि उन्हें एक सूचनाकर्ता ने बताया था कि करों में हेराफेरी की जा रही है। किसी ने कहा कि बूढ़े किसानों से जायदाद के कागजों के बदले पैसे मांग लिए जाते हैं। बीरबल ने चुपचाप नोट लिया, पर उसने किसी का नाम नहीं लिया, केवल प्रश्नों की कड़ियां जोड़ते गया। लोगों के बोलते ही वहां उपस्थित कुछ अधिकारियों के चेहरे उखड़ने लगे, पर बीरबल की चुप्पी में वह भूकंप था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अकबर ने भी ध्यान दिया कि कैसे लोगों ने खुलकर कहना शुरू किया। उसकी आंखों में वह उम्मीद लौट आई जो वह खो चुका था। उसने पूछा, आप बताइए, ये आरोप सत्य हैं क्या? किसी ने कहा कि वे नहीं जानते, पर कुछ सुराग हैं। फिर भी कुछ ने खुलकर कहा कि अधिकारियों ने गलत कहा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हमें सबूत चाहिए, नहीं तो सिर्फ लोगों की गवाही ही काफी है। परंतु जो सच में दोषी होगा उसे हम शर्मिंदा न कर सही तरह से न्याय देंगे। ये बात सुनकर लोग और भी प्रोत्साहित हुए। फिर बीरबल ने तीसरा और निर्णायक चाल चली। उसने कुछ घरों में वह छोटा सा ट्रिगर रखा, एक ऐसा डिब्बा जिसमें कुछ प्रमाणों की तरह दिखने वाली नकली चीजें थीं, कुछ पुराने रसीद के टुकड़े, कुछ रंगे रंगे धागे और एक छोटा सा कागज जिस पर कुछ नाम थे, पर वे नाम आधे काटे हुए थे। यह सब उसने चुपके से रखा ताकि जब कोई नागरिक पकड़े हुए संदिग्धों को दिखाने की कोशिश करे तो वे प्रमाण स्वाभाविक रूप से हाथ धरें। फिर उसने स्थानीय प्रहरी और कुछ जागरूक युवाओं को कहा कि वे उन घरों के आसपास रात में जांच करें, पर बीरबल ने उन्हें निर्देश दिया कि वे किसी को पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि केवल यह देखें कि क्या कोई अजीब गतिविधि होती है। अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आते, कौरहार की आवाजें उठती और नगर के लोग कुछ न कुछ उम्मीद लिए हुए अकबर के दरवाजे के बाहर खड़े रहते। मगर उस दिन अकबर की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, वह कुछ चिंतित दिख रहे थे। बीरबल ने यह पढ़ लिया और बिना किसी शोर शराबे के अपने दिमाग की घड़ी चलाने लगा। उसने जाना था कि जो मामला अकबर की चिंता का कारण था वह केवल शब्दों का नहीं, बल्कि लोगों की निस्संगतता और छोटे छोटे दरारों का परिणाम था, जिन्हें बड़े लोग अक्सर अनदेखा कर देते थे। सम्राट ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, नगर के कुछ हिस्सों से शिकायतें आ रही हैं
कर चोरियां, अनुचित कर वसूली और कुछ ऐसे नौकर जो अपने अधिकारियों के नाम पर लोगों को डराते हैं। मैं ये देखता हूं कि मेरी प्रजा के चेहरे पर चिंता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे लोग खुद अपनी सच्चाई बताएं, परंतु बिना हिंसा और बिना किसी शर्मिंदा किए। अकबर की भाषा को सुनते ही बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान चमक उठी। सम्राट, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, शोर शराबे से सत्य बाहर नहीं आता। कभी कभी सच को खींचकर लाने के लिए एक चुपचाप धमाका करना पड़ता है। ऐसा धमाका जो आवाज में नहीं, विचार में महसूस हो। अकबर ने ठहरी हुई उम्मीद से पूछा, और वह कैसे? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, यदि आप मने कि मैं प्रयत्न करूं तो मैं दरबार की कुछ सीढ़ियों पर चुपके से एक व्यवस्था कर दूंगा। मैं अपराध और निठल्लेपन की चुप्पी को तोड़ दूंगा, और वह भी बिना किसी को अपमानित किए। अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताया और अनुमति दे दी। बीरबल ने तुरंत अपने विचारों को योजनाओं में बदल दिया। उसने सबसे पहले उन लोगों की सूची बनाई जो किसी तरह से जनहित के नाम पर दरकिनार कर रहे थे। कुछ दरबारी अधिकारी, कुछ ठेकेदार और कुछ स्थानीय सरपंच जो कर वसूली में लिप्त थे। पर बीरबल ने किसी को सीधे कहा नहीं। वह चुपचाप अपनी तरकीब चलाने में लगा रहा। उसके पास एक पुरानी सी चुपचाप चलने वाली योजना थी, खामोश खिड़की नामक। इसमें बीरबल ने 3 चीजें जोड़ी। पहली, एक ऐसा पत्र जो हर घर में पहुंच जाए पर जिसे पढ़ने वाले को लगे कि वह किसी पड़ोसी का है। दूसरी, नगर में एक दिन के लिए अनोखी गूंज, यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे संकेत जो लोगों को एक दूसरे की तरफ देखने और सोचने पर मजबूर कर दें। तीसरी, वह वास्तविकता जिसके आवरण में झूठ है, उसे उजागर करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ट्रिगर, एक चुप्पी से गिरने वाला संकेत। बीरबल ने पहले शहर के उस हिस्से में जहां शिकायतें सबसे अधिक थीं, चुपके से एक पत्र छपवाया। पत्र साधारण कागज पर था। उस पर एक कथा लिखी हुई थी, कहानी किसी आम व्यक्ति की जो उद्यम और मेहनत करता है पर कुछ अधिकारियों के कारण हमेशा परेशान रहता है। कहानी में कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, पर घटनाएं इतनी सजीव और सामान्य थीं कि हर कोई समझ सके कि यह उसकी अपनी कहानी भी हो सकती है। बीरबल ने यह पत्र हर घर की चौखट पर चुपके से रखा। किसी ने देखा न देखा। फिर उसने बाजार के कुछ नुक्कड़ों पर छोटे छोटे चिन्ह बनवाए। कोई बर्तन की खरोंच, कोई दीवार पर एक हल्का सा लाल निशान, कोई सीढ़ी पर एक छोटा सा फूल चिपका। ये संकेत साधारण थे, पर लोगों की निगाहों में ठहर गए। उन्होंने अपनी रोजमर्रा की चुपचाप में छोटे छोटे सवाल खड़े कर दिए। यह निशान क्यों है? किसने छोड़ा? लोग आपस में बातें करने लगे, और जब लोग बात करते हैं तो अक्सर सत्य निकल आता है। एक सप्ताह बीतने के बाद प्राथमिक असर दिखना शुरू हुआ। बाजारों में लोग आपस में चर्चा करने लगे। पहले यह चर्चा फुसफुसाहटों में थी, अब वह खुलकर सामने आने लगी। कुछ दुकानदारों ने कहा कि उन्होंने देखा है कि करों के एक हिस्से का हिसाब अजीब है। कुछ ने कहा कि रात में कुछ दस्तावेज गायब कर दिए गए थे, और एक वृद्ध महिला बोली कि उसके छोटे छोटे खेत के कागजों में से कुछ पत्र गायब थे जो किसी स्थानीय अधिकारी के दफ्तर से मिले थे। बीरबल ने अब अपनी चुप्पी में उस ट्रिगर को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, एक नाटक जैसा। पर नाटक में सच्चाई गूंद दी गई। उसने कुछ छोटे छोटे कैरवां भेजे जिनके पास नकली दस्तावेज और कुछ आधे कटे हस्ताक्षर थे। वे दस्तावेज कहीं कहीं रख दिए गए ताकि यदि कोई दोषी व्यक्ति उन्हें अपने घर में छुपाकर रखे हो तो वे खुद ब खुद बाहर आ सकें। यह सब करने का मकसद था कि जवाबदेही की भावना खुद दोषियों को भीतर ही भीतर खा जाए, ऐसा संकेत जो उनकी नींद उड़ा दे। रात को कुछ लोग सचमुच डर के मारे जाग उठे। कुछ ने चुपचाप उन दस्तावेजों को जलाने की कोशिश की, पर उन्हें लगा कि कहीं उनकी हरकतें और बड़ा धब्बा न छोड़ दें। पर आश्चर्य हुआ जब सुबह दरबार में कुछ लोग स्वयमेव आए। उन्होंने बिगड़े पन्ने, आधे हस्ताक्षर दिखाए और कहा कि वे चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। यह निर्दयी पर प्रभावी चाल थी। बीरबल ने उन लोगों को मजबूर न किया था, उसने केवल माहौल ऐसा बना दिया कि स्वयं सच बाहर आ गया। अब अकबर का ध्यान पीड़ितों पर था। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार हुआ है वह दरबार में आकर बोलेगा और उसकी सुनवाई होगी। पर बीरबल ने चेतावनी दी कि प्रक्रिया सार्वजनिक और सभ्य होगी, किसी के अपमान का मकसद नहीं, केवल न्याय का। अकबर ने भी यही चाहा था कि दंड
न्याय संगत और सबके सामने पारदर्शी हो। जांच निस्तार हुई, परंतु बीरबल की विद्या यह थी कि वह भ्रष्टाचार की जड़ों को केवल ऊपर से काटना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि लोग स्वयं उन जड़ों को समझें और काटने में भाग लें। इसलिए जांच के दौरान बीरबल ने सुनिश्चित किया कि ग्रामीणों और दुकानदारों के बयान सुरक्षित तरीके से लिए जाए, न कि केवल वही बयान जो अधिकारी देते। उसने कुछ विश्वसनीय नागरिकों को समिति में रखा ताकि दबाव न बन सके और यूं प्रक्रिया पारदर्शी बन सके। जैसे जैसे प्रमाण सामने आते गए, कुछ अधिकारियों के नाम भी जुड़े, पर बीरबल ने न तो किसी का बड़ा सार्वजनिक अपमान किया और न ही केवल शोर करके मीन भेद किया। दोष सिद्ध होने पर सजा मिली, पर वह सजा प्रशासनिक थी। पद दलन, धन वापसी के आदेश और कुछ मामलों में सार्वजनिक माफी और सेवा का दंड। तभी असली परिवर्तन हुआ, क्योंकि सजा के साथ पुनर्स्थापन का रास्ता भी रखा गया था। बीरबल का मानना था कि यदि लोग सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लें और सुधार की राह पकड़ दहज लें तो समाज उन्हें मौका दे सके। पर चुंबकीय मोड़ तब आया जब एक छोटा लड़का दरबार में आया। वह गांव का ही एक बच्चा था, जिसकी आंखों में भय नहीं पर जिज्ञासा और आशा थी। उसने कहा कि उसके पिता को कुछ दस्तावेजों के लिए दबाव डाला गया और एक रात वे दस्तावेज गायब हो गए। लड़के की बातों में मासूमियत थी, पर उसके शब्दों ने ऐसे चेहरे उजागर किए जिन्हें कोई छुपा नहीं पाया। बीरबल ने सवाल नहीं बल्कि सुनने का फर्ज निभाया। वह जानता था कि अनपढ़ों और साहसी बच्चों की सच्चाई अक्सर सबसे मुश्किल सख्तियों को ढीला कर देती है। कहते हुए डरते हैं, मैं चाहता हूं कि सच बाहर आए, पर लोग शर्मिंदा भी न हो और अनावश्यक हाहाकार भी न हो। बीरबल ने आंखें मिंचाईं और धीरे से कहा, सम्राट, कभी कभी शोर से नहीं, मौन से बदलाव आता है। मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिसमें सच अपनी ताकत से ही बाहर आ जाएगा, बिना किसी उछाल के, बिना किसी शोर के। अकबर ने उसकी आंखों में वह पुराना भरोसा देखा जो कई बार संकट में सहारा बनता रहा था। बीरबल को पूरी आजादी दी गई। बीरबल ने उसी दिन अपनी चुप्पी की तैयारी शुरू कर दी। वह तैयारी जो बाद में लोगों ने चुपचाप धमाका कहा। उसकी योजना में सूक्ष्मता और मानव मन की समझ दोनों थे। वह जानता था कि लोग खुलकर तभी बोलते हैं जब उन्हें भरोसा हो कि उनकी बात सुनी जाएगी और न कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। पर उससे भी आवश्यक यह था कि वे पहचानें कि गलती चाहे किसी अधिकारी की हो या किसी बड़े व्यापारी की, समाज के टुकड़ों को कितनी गहराई से चोट पहुंचाती है। इसलिए उसने शहर की रग रग में दर्द और उम्मीद के बीज बोने का निश्चय किया। धीरे धीरे, नाटकीयता से परे, पहला कदम था कथा का बीज। बीरबल ने एक छोटी सी कहानी लिखवाई, न तो बहुत खुली न बहुत छुपी। एक आम सी कहानी जिसमें एक बूढ़ा महिला, एक छोटा व्यापारी और एक सेवक, तीनों के छोटे छोटे संघर्ष थे। कहानी में कोई नाम नहीं था, पर परिस्थितियां इतनी परिचित थीं कि पढ़ने वाला स्वाभाविक रूप से खुद को या अपने पार्टिडिडहोसी को उसमें देख ले। यह कहानी किसी को दोषी ठहराने नहीं आई थी, वह बस एक तस्वीर खींच रही थी। रोटी के लिए मुस्कुराहटें जो कहीं खो जाती हैं, बच्चों की छोटी छोटी आंखें जो देर रात रोटी के लिए तरसती हैं, और वही चेहरे जो बड़ी सभा में चिंता छुपा लेते हैं। फिर बीरबल ने इन कहानियों की प्रतियां चुपके से नगर के हर कोने में बांटी, न किसी ने देखे न पता चले। वह जानता था कि जब बात किसी की अपनी कहानी लगेगी तो लोग बैठकर बात करेंगे। अगर वे यह समझेंगे कि समस्या सिर्फ किसी एक का नहीं बल्कि एक संरचना का परिणाम है, तो वे दोषारोपण की जगह समाधान की ओर झुकेंगे। दूसरा कदम था निशानियां। वह बाजार के कुछ पत्थरों पर, कुओं के पास और कुछ सीढ़ियों की किनारी पर हल्के हल्के निशान बनवाने लगा। कोई लाल रेखा, कोई छोटे धब्बे, कोई फूल का टुकड़ा चिपका हुआ। लोग अचरज में आते और आपस में पूछते, यह निशान किसने छोड़ा? प्रश्न से ही संवाद शुरू हुआ। जब लोग बोलते हैं तो भय टूटता है, और जब भय टूटता है तो सत्य बाहर आता है। तीसरा कदम था उन लोगों का चयन जो इस संकेत को समझकर आगे बढ़ाएंगे। बीरबल ने कुछ युवा चुन लिए, वो जिन्हें शब्दों का मिश्रण, विनोद और दृढ़ता जानना आता था। उन्होंने गलियों में जाकर लोगों से बात की, परंतु सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाए। उनके प्रश्न सरल थे। क्या आपकी रोटी पर कोई हाथ नहीं डालता? क्या करों के हिसाब में कोई छुपा छुपाया हिस्सा तो नहीं? प्रश्न लगाने की कला में बीरबल का गुट माहिर था। वे सवाल ऐसे रखते कि जवाब देने वाला
पहले खुद को जांच लेता। दरबार में बीरबल ने भी चुपचाप काम किया। उसने कुछ दस्तावेज इकट्ठे कराए, किंतु वे सार्वजनिक रूप से नहीं रखे गए। वह जानता था कि जब सच का सामना होगा तो उसे पर्याप्त प्रमाणों के साथ सामने लाना होगा, वरना लोग शिकायत करने वालों को ही दोषी मान लेते। इसलिए उसने व्यवस्था के भीतर से जिन पर शक था उनकी गतिविधियां चुपचाप देखवाईं, किसी को फंसाने के लिए नहीं, पर यह जानने के लिए कि प्रणाली कहां झुलसी हुई है। बीरबल का चुपचाप धमाका यही था। उसने जोरदार तरीके से नहीं, बल्कि सूक्ष्म चालों से व्यवस्था को बदल दिया। उसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि शांति और चुप्पी का इस्तेमाल केवल डर के लिए नहीं, बल्कि सच को बाहर लाने के लिए भी किया जा सकता है। लोगों ने देखा कि कैसे बिना किसी भारी भरकम प्रचार के, बिना किसी हिंसा के, सच्चाई को जगाने का तरीका अपनाया जा सकता है। सम्राट अकबर ने बीरबल को खुले दिल से सराहा। वह कह रहे थे, तुमने बिना आकाश भंगारे खुशी बांटी, तुम्हारे चुपचाप धमाके ने हमारी प्रजा को आत्मविश्वास दिया है। बीरबल ने सरलता से जवाब दिया, सम्राट, यदि आप चाहें तो आप अपने नाम से भी ऐसा कुछ करवा सकते हैं, पर असली काम तो यहां का नागरिक करेगा। मेरा काम था दरवाजा खोलना, अब उसे लोग स्वयं खोलेंगे। समय के साथ यह घटना एक लोककथा बनकर फैल गई। लोग कहते थे कि बीरबल ने एक चुप्पी की पटकथा लिखी और उसे ऐसे अभिनय कर दिखाया कि दोषियों की नींव हिल गई। बच्चे भी यह कहानी सुनते हुए हंसते कि कैसे कभी कभी सबसे बड़ा धमाका चुपचाप होता है। और यही किस्सा, यही सीख नगर के दिलों में बैठ गई। इस कहानी का एक और नाजुक पक्ष था। बीरबल ने न केवल भ्रष्टाचार को उजागर किया, बल्कि लोगों में वह अनिवार्य सराहना भी जगाई कि न्याय को प्राप्त करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उसने यह दिखाया कि अगर सभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए और एक सामान्य नागरिक कदम उठाए तो बड़े बदलाव संभव हैं। यह बदलाव चिल्लाने से नहीं, समझाने से हुआ। यह क्रांतिकारी न होते हुए भी क्रांतिकारी था, इसलिए उसे चुपचाप धमाका कहा गया। वर्षों बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह फिर भी इतनी चुप्पी क्यों अपनाता है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि शोर से लोगों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, परंतु चुप्पी में जो बोलता है वह सच बोलता है और सच का प्रभाव देर तक रहता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी चुप्पी में बड़ी आवाज है बीरबल। और सचमुच बीरबल का वह चुपचाप धमाका दरबार और नगर में वर्षों तक गूंजता रहा। लोगों ने सीखा कि शासन और नागरिक एक दूसरे के साथी हैं और कि बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है, कभी कभी बिना ध्वनि के, पर असर में ऐसा कि बादल गरजते ही समृद्धि बरसने लगती है। बीरबल की चुप्पी ने यह सिद्ध कर दिया कि चालाकी और दया, बुद्धि और संयम जब साथ हों तो उनकी मौन गूंज सबसे ज्यादा दूर तक पहुंचती है। बीरबल का चुपचाप धमाका दरबार में आज सुबह की पहली किरणों के साथ एक ऐसी योजना उगाई जिसे सुनकर शायद कोई तालियां न बजें, पर उसकी गूंज सदियों तक कानों में गूंजती रही। दरबार में सन्नाटा अक्सर तब छा जाता जब अकबर गंभीर विचारों में डूबा रहता या जब कोई बड़ा फैसला आना होता। उस दिन भी सम्राट के चेहरे पर वही गंभीरता थी, पर उसके भीतर एक हल्की थकान और चिंता की परत भी दिखती थी। प्रजा की शिकायतें, छोटी छोटी अनियमितताएं, दत्तक प्रथा के नाम पर जरूरतमंदों का शोषण, इन सब की झिलमिलाहटें अकबर के मन में उजागर थीं। बीरबल ने यह सब कुछ पढ़ लिया था। उसकी मुस्कान में आज कोई तेजी नहीं थी। वह शांत पर दृढ़ थी, एक ऐसी दृढ़ता जो किसी बौछार की तरह नहीं, बल्कि किसी चुपचाप फैलने वाले असर की तरह काम करती थी। बीरबल, अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि शहर के कुछ हिस्सों में न्याय का होना केवल नाम का रह गया है। लोग शिकायत करते हैं, पर छोटे कारीगरों के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायताएं हों, पर वह कैसे लागू होगा, यह योजना हम साथ बैठकर बनाएंगे। अधिकारी को यह बात मान तो गई, पर उसमें एक हल्की सी असंतोष की सांस भी थी, क्योंकि वह शीघ्र बदलाव चाहता था। पर बीरबल ने सधा हुआ जवाब दिया और समझाने की शैली अपनाई। उसने उसकी अक्ल को झकझोरते हुए भी उसे अपमानित नहीं किया। दूसरा जो आया वह एक साधारण सा किसान था, कपड़ों से झुनझुना, आंखों में कठोर परितोष, हाथों में खेत के कागज। उसने कहा कि उसकी जमीन पर किसी बड़े जमींदार ने अनाच्छुक दावा जमा दिया है और अधिकारियों की धुंधली रिपोर्टों से वह असहाय है। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी, उसके हाथों के फोड़ों पर देखा और फिर कहा, आपके पास क्या प्रमाण है? किसान ने झट से थैले खोले। वहां पुराने रसीदों का एक गुच्छा था,
कुछ छपे हुए दस्तावेज और कुछ बोझिल यादें। बीरबल ने उन्हें देखा। किनारे पर रखी छोटी सी रेखाओं के बीच एक संदिग्ध मेल पाया और बोला, यह सही लगे हैं, पर हमें न्याय की प्रक्रिया को शांति से चलाना होगा ताकि किसी का हित गलत तरीके से न बहे। मैं चाहता हूं कि आप 5 दिनों तक इंतजार करें। मैं स्वयं इन कागजों का मिलान करवा दूंगा और ग्रंथियों की जांच करूंगा। अगर दोष सिद्ध हुआ तो दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। किसान ने बमुश्किल अपनी आंखों से आंसू रोकते हुए धन्यवाद कहा, पर उसके अंदर की बेचैनी अभी भी थी। बीरबल ने सधा हुआ उत्तर दिया। उसे शांति मिली, पर उम्मीद अभी भी टिकी रही। तीसरा आया, एक युवा विद्वान जो अक्सर दरबार की बहसों में तेज टिप्पणी करता था। उसने कहा कि राज्य को बड़े और तेज सुधारों की जरूरत है और उन्हें देरी स्वीकार नहीं। उसने सूची दी कि कैसे कुछ बुनियादी कदमों से सब ठीक हो सकता है। बीरबल ने उसे लंबी नजर से देखा, फिर कहा, आपकी बातें सही दिशा में हैं, पर परिवर्तन के मार्ग में हम न केवल नीति बल्कि समाज की सहमति भी चाहेंगे। क्या आप उधर विचार कर सकते हैं कि आपकी योजनाएं कैसे छोटे स्तर पर उतरेंगी? कौन होगा जो उन योजनाओं को लागू करेगा? क्या आपने उनके लिए प्रशिक्षण का प्रावधान विचार किया है? युवा विद्वान थोड़ा चौंका। उसने अपनी नजरों में झिझक महसूस की, पर बाद में मुस्कुराया। उसने अपनी योजनाओं में संशोधन स्वीकार कर लिया। बीरबल ने हर बार सधा हुआ जवाब दिया, न केवल निर्णय की गति पर ध्यान दिया, बल्कि उस निर्णय के असर पर भी रोशनी डाली। पर असली परीक्षा तब आई जब तीनों अधिकारी, किसान और विद्वान एक साथ बैठे और एक जटिल मामला सामने आया। यह मामला था एक छोटी नदी के पानी का बंटवारा। नदी कई गांवों से होकर गुजरती थी और कुछ बड़े किसानों ने उसकी धारा बदलकर अपनी भूमि को बढ़ा लिया था। इससे नीचे बसे छोटे किसान पानी से वंचित हो रहे थे। अधिकारी ने यह तर्क दिया कि बड़े परियोजना से राज्य में धान्य उत्पादन बढ़ेगा। विद्वान ने कहा कि औद्योगिक सुधार जरूरी है, पर किसान बता रहा था कि उसकी जमीन सूख रही है और उसकी आजीविका खतरे में। अकबर ने सभी को शांत करते हुए कहा, हमें एक ऐसा सधा हुआ जवाब चाहिए जो सभी का भला करे, न कि किसी की कटुता बढ़ाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कठिन है पर असंभव नहीं। हमें पहले सुनना होगा, फिर आंकना होगा और फिर उसी दरवाजे से कदम रखना होगा जिससे पानी की तरह न्याय भी बह सके। वह चुपचाप तीनों पक्षों के गांवों में गया, न केवल बड़े किसानों के यहां बल्कि छोटे खेतों पर भी। उसने देखा कि बड़े भूमि मालिकों ने नदी का दरबार में एक बूढ़े किसान की भी उपस्थिति ने सबको झकझोर दिया। उसके पास अपने खेत के रसीदों का एक पुराना थैला था और जब उसने उसे खोला तब कुछ पन्ने आधे आधे कटे मिले। वे वही थे जो कुछ दिनों पहले बाजार में दिखे थे। इन मिलान के साथ यह प्रमाण और भी पुख्ता हो गया कि भ्रष्ट गतिविधियां संरचित और संगठित थीं। अंततः जब जांच के नतीजे सामने आए तब समाज ने देखा कि बीरबल ने न्याय की प्रक्रिया को किस तरह संवेदनशील और दयालु रखा। कुछ लोगों ने अंगूठा उठाकर दोष स्वीकार किया और धन लौट आया। कुछ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और गरीबों की मदद करने के लिए स्वयंसेवी कार्यक्रम शुरू किए। बीरबल का चुपचाप धमाका यहां इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने लोगों को आत्मचिंतन के लिए मजबूर किया, न कि केवल कानून की लौ कोठरी में डाला। समाज में धीरे धीरे एक नई चाल ढाल आई। लोग अपनी छोटी छोटी बातों पर मनन करने लगे। क्या वे अपने पड़ोसी के साथ ईमानदार थे? क्या वे बच्चों की पढ़ाई और खाना सुनिश्चित कर रहे थे? क्या टोल कटौती के नाम पर कोई हिस्सा कहीं छिपा तो नहीं जा रहा? छोटे छोटे घरों में भोजन के साधनों की पुनर्रचना हुई। कुछ शहर के बड़े व्यापारियों ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को स्वीकार किया और गरीबों के लिए नियमित भंडारे आरंभ किए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खुले मन से सराहना की, पर उससे भी जो बात उसने कही वह जोरदार थी। बीरबल, तुमने लोगों के भीतर जो परिवर्तन लाया है वह मेरी शक्ति से अधिक है। लोग अब जान रहे हैं कि उनकी आवाज का मतलब है न्याय। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, शोर तो कम होता है, पर जब चुप्पी में कोई आवाज उठती है तो वह सच्ची होती है। मैंने सिर्फ दरवाजा खोला, लोग अंदर आए और अपने घरों की सफाई की। समय के साथ यह घटना एक किंवदंती बन गई। लोग बच्चों को यह कहानी सुनाते कि कैसे कभी कोई बड़ा उपद्रव नहीं हुआ, पर एक चुप सा धमाका आया जिसने शहर के खांचे बदल दिए।
बीरबल की चालों और विचारों को लोग बार बार दोहराते, पर कभी कभी यह भी कहा जाता कि असली चमत्कार यह था कि जिसने गलती की उसने भी सुधार की राह पकड़ी। कई वर्षों बाद जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि वे फिर से ऐसी चुप्पी क्यों चुनते हैं, बीरबल ने कहा, क्योंकि शोर तो सब करते हैं, ढोल बजाते हैं, विलाप करते हैं, पर जो बदलाव गहरा होता है वह चुपचाप आता है। वह हमारे भीतर बैठकर सोचता है, टूटता है और फिर जुड़ता है। चुप्पी वही है जिसमें लोग खुद से सच की बात करते हैं। बात की पीढ़ियों ने उस दिन को याद रखने के लिए एक छोटा सा उत्सव रखा। एक दिन जब लोग बिना शोर करे अपने पड़ोसी की मदद करते, बिना बड़ी बात किए अपने शहर की सेवा करते और बिना किसी सर्टिफिकेट के अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते। बीरबल का चुपचाप धमाका सिर्फ एक चाल नहीं रहा, वह एक शिक्षक बन गया जिसने ये सिखाया कि परिवर्तन के लिए हमेशा ढाल के पीछे से नहीं, कभी कभी अंदर से काम करना भी जरूरी होता है। और जहां तक अकबर की बात है, उसने अपने दरबार में नियम बनाए कि शिकायत की सुनवाई संवेदनशीलता से हो और दोषों का सामना सार्वजनिक न्याय के साथ साथ पुनर्स्थापन की भावना से होना चाहिए। बीरबल का समाधान सिर्फ किसी को निकालने या दबोचने का नहीं था, वह समाज की रीढ़ को मजबूत करने का था ताकि फिर से वही गलतियां न हो। इस तरह बीरबल की चुप्पी ने एक धीमी धीमी देन की तरह समाज को बदल दिया। एक दिन जो नतीजा दिखती थी पर उसकी जड़ें गहरी थीं। उस चुप्पा धमाके की गूंज दरबार की दीवारों से बाहर निकलकर हर घर की चौखट तक पहुंची। वह कहती रही कि शोर जरूरी नहीं, पर साहस और ईमानदारी अनिवार्य है। लोगों ने इसे सराहा, अपनाया और अगली पीढ़ी को सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा ध्वनि वह होती है जो भीतर से निकलती है और सबसे बड़ा परिवर्तन वह जो चुपके से शुरू हो। बीरबल का सधा हुआ जवाब, जब सवाल हवा में तैरता है तो हर कोई बोल देता है, पर जब जवाब सधा हुआ आता है तो वही हवा ठहर जाती है और शब्दों के पीछे का सच सबके सामने आ जाता है। दरबार में उस सुबह कुछ अलग ही खामोशी थी। अकबर का चेहरा गंभीर था, पर किसी तरह की तीखी चुभन नहीं, बल्कि सोच की एक धीमी लहर। बीरबल की आंखों में वही परिचित चमक थी, पर आज वह हल्की सी थमी हुई मुस्कान लिए हुए था, जैसे कोई कलाकार मंच पर खड़ा हो और अपनी सांस गिन रहा हो। सम्राट ने उसे बुलाया और कहा, बीरबल, कल रात मुझे एक अजीब बात सुनी। एक व्यापारी आया जो काफी प्रभावशाली है। उसने कहा कि हमारे कुछ निर्णय अति लाभकारी हो रहे हैं, पर कुछ लोगों का नुकसान भी हो रहा है। उसने ध्यान दिलाया कि अनेक बार लोग प्रश्न पूछते नहीं, पर टिप्पणी करने लगते हैं और जवाब भी अक्सर आवेश में दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि आज हमें एक सधा हुआ जवाब चाहिए, ऐसा जवाब जो सवाल का ही नहीं, बल्कि उस सवाल के पीछे के भय और उम्मीद का भी हल निकाले। बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, सम्राट, जब जवाब सधा हुआ हो तो उसमें धैर्य, समझ और समय की परख होती है। यदि आप चाहें तो मैं आज दरबार में एक छोटी परीक्षा रखूंगा, न केवल बुद्धि की बल्कि धैर्य और नैतिकता की भी। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, पर यही ध्यान रखना कि इस परीक्षा से किसी की गरिमा गिरे ना। बीरबल ने सिर हिलाया और अपनी सूझबूझ की योजना में लीन हो गया। वह पहले से तैयार था। वह जानता था कि सधा हुआ जवाब सिर्फ सोचकर देना ही नहीं है, उसे परिस्थितियों को जानना, लोगों के मन को समझना और सही मात्रा में बोलना होता है। उसने दरबार के लिए 3 सवाल तैयार किए, पर वे सवाल किसी कागज पर नहीं बल्कि व्यवहार पर आधारित थे। उसने कहा कि आज जो भी दरबार में आएगा वह एक एक प्रश्न लेगा, पर उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले बीरबल 3 चीजें करेगा, सुनना, परिस्थिति समझना और फिर जवाब देना। वह भी सधा हुआ। पहला जो आया वह था एक प्रतिष्ठित शासकीय अधिकारी। उसके कंधे पर शक्ति की निशानियां थीं और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने अपनी बात सीधे रखी, सम्राट, हमारे कुछ कानून परिवर्तन से कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ है, पर छोटे कारीगरों सीमा पर प्रभाव पड़ा है। हमें तत्काल समाधान चाहिए। बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद कीं, धीरे धीरे सांस ली और कहा, पहले बताइए कि इस परिवर्तन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसे किसे लाभ और हानि हुई है। अधिकारी ने लामबंदी से अपने आंकड़े पेश किए, नंबर, राजस्व, कर की बढ़ोतरी, पर बीरबल ने उन आंकड़ों में वह चौखट देख ली जहां असल पहलू छिपा हुआ था। लाभ के कागज पर दिखने वाला आंकड़ा और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के आंकड़े अलग थे। उसने कहा, आपने ठीक कहा, पर जब हम फैसले लेते हैं तो हमें उन सूक्ष्म प्रभावों को भी मापना
होगा जो आंकड़ों में नहीं आते। रोजगार की अस्थिरता, कारीगरों का कौशल छूटना, छोटे व्यापारों की बंदिशें। यदि आप चाहें तो हम ऐसे कार्यक्रम रखें जिसमें दरबार की सुबह कुछ खास थी। हवा में उन दिनों की तरह कोई आम सी हलचल नहीं, बल्कि उत्साह की एक खास किस्म की बिजली सी दौड़ रही थी। अकबर ने सफेद ओढ़ने की गर्दन सीधी रखी थी और सिंहासन पर बैठे हुए उनकी आंखों में कुछ उम्मीद, कुछ परख थी। दरबार के कोने कोने में मंत्री और सलाहकार, विद्वान और व्यापारी, सैनिक और साहूकार सभी अपनी अपनी जगहों पर जमा थे, पर आज उनकी निगाहें बार बार एक ही ओर घूम कर आती, बीरबल की ओर। बीरबल भी सज धज कर नहीं, पर वह तैयारी में था। उसकी चालों में वही सहजता, आंखों में वही चमक की जैसे कोई जाल छुपा हो और वह किसी रंगमंच का सबसे शांत पर निर्णायक प्रदर्शन दे रहा हो। कुछ दिन पहले अकबर ने घोषणा कर दी थी कि अगले पूर्णिमा के दिन दरबार में अक्ल की दौड़ रखी जाएगी, एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें दरबार के सभी बुद्धिजीवी, मंत्री और नौकर भाग ले सकते थे। उद्देश्य केवल यह नहीं था कि कौन सबसे तेज दिमाग रखता है, बल्कि यह परखा जाएगा कि किसका बुद्धि साधन समाज के हित में सबसे उपयुक्त है, कितनी गहरी समझ, कितना विवेक और कितना साहस किसी निर्णय के पीछे है। पुरस्कार केवल श्रेय और स्थायी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि राजा की ओर से एक बड़ा दान, एक भूमि का टुकड़ा और एक सार्वजनिक दायित्व भी था, ताकि विजेता अपनी बुद्धि का प्रयोग जन कल्याण के लिए कर सके। यह शर्त दरबार में सुनते ही चर्चा छिड़ गई। कुछ लोगों को खीज आई, कुछ उत्साहित हुए और कुछ ने इसे केवल दिखावे की बात समझा। बीच बीच में लोग बीरबल को सुनने आए। तुम क्या सोचते हो? बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान खींची। उसने कहा, सम्राट जो चाहेंगे वही सबसे बड़ा कारण है, पर याद रहे, आज जो दौड़ होगी वह केवल सवाल और जवाब की नहीं होगी, वह चाल चलन, धैर्य और हृदय की भी परीक्षा लेगी। अकबर ने सिर हिलाकर माना लिया और आदेश दिया कि प्रतियोगिता के नियम पारदर्शी हों। हर प्रतियोगी को एक एक प्रश्न मिलेगा, पर प्रश्नों का असली मजा तब होगा जब उन्हीं प्रतियोगियों को अपने ही उत्तरों का व्यवहारिक प्रदर्शन करना होगा। प्रतियोगिता का दिन आया। दरबार सजे धजे लोगों से भर गया था। शहर के सामान्य लोग भी खचाखच भरे मिलन स्थल के बाहर खड़े थे, जैसे किसी मेले में हो। अकबर ने मंच पर बैठकर कहा, आज हम बुद्धि का उत्सव करेंगे, पर बुद्धि केवल दिमाग की तेजी नहीं, बुद्धि वह भी है जो समाज का भार बांट सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो विजेता बने वह न केवल सवालों के ज्योतिषी बने, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतों को समझकर कार्य भी कर सके। इस बात ने सबको गंभीर कर दिया। पहले सत्र में प्रश्न थे तार्किक, पहेलियां और नीति संबंधी दुविधाएं। कई मंत्री अपनी अपनी तरह से तरकीबों का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई सामाजिक अर्थशास्त्र के आंकड़ों का जाल बुन रहा था, कोई इतिहास की मिसालें दे रहा था और कुछ लोग न्याय शास्त्र की दुहाई दे रहे थे। पर दर्शकों की निगाहें उस मोड़ पर टिक गईं जब अकबर ने घोषणा की कि दूसरे सत्र में वास्तविक दुनिया के प्रश्न होंगे, जहां जवाब देने के बाद ही प्रतियोगियों को दिखाना होगा कि उनका उत्तर व्यवहार में कैसे काम करेगा। वही खरा सा मजा था। भाषणों का तो हर कोई कर लेता था, पर व्यवहारिकता वही साबित करती कि किसका बुद्धि असल में टिकाऊ है। बीच में बीरबल ने चुपके से कुछ नोट्स लिखे और उनको हाथ में संजो कर रखा। पहला वास्तविक प्रश्न एक छोटे गांव के जल समस्या पर था। वही पुराना सूत्र, सुनना, आंकना, जवाब देना फिर काम आया। बीरबल ने व्यापारी को आश्वस्त किया कि एक निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, पर साथ ही उसने यह भी कहा कि व्यापारी को कुछ धैर्य रखना होगा और जनता के हित को भी ध्यान में रखना होगा। व्यापारी, जो पहले तेज तर्रार और अक्सर उग्र प्रतिक्रिया देने वाला था, उस बार कुछ शांत हुआ। कहीं ना कहीं उसे भी समझ आ गया कि कोई भी तेज निर्णय उसे तात्कालिक राहत दे सकता है, पर दीर्घकालिक नुकसान कर सकता है। जांच के बाद मालूम पड़ा कि कुछ ठेकेदारों ने मिलावट कराई थी और कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनकी चुप्पी में शामिल थे। रिपोर्ट स्पष्ट थी, पर बीरबल ने सधा हुआ जवाब देते हुए कहा कि दोषियों को दंड मिलेगा, पर उन्हें सुधार का अवसर दिया जाएगा यदि वे दुष्प्रवृत्तियों को स्वीकार कर समाज की उपकारी परियोजनाओं में भाग लें। व्यापारी को उसका नुकसान वापस कर दिया गया और साथ में राज्य ने कुछ भंडारों की निगरानी कड़ाई से करने का आदेश जारी किया। व्यापारी ने सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया और कहा कि उसे न्याय मिला, पर उसने यह भी स्वीकार किया कि कभी-कभी उसकी जल्दबाजी में ही उसे नुकसान हुआ।
समय के साथ बीरबल के सधे हुए जवाब की परंपरा दरबार में गहराती गई। लोग अब अनावश्यक रूप से कठोर नहीं होते थे। वे पहले सुनते, समझते और फिर संभल कर बोलते। इसका असर शहर की हवा में भी दिखा। लोग अपने विवादों में अपेक्षाकृत शांति से समाधान ढूंढने लगे। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि सधा हुआ जवाब केवल नीति का हिस्सा नहीं रहा, वह समाज का सौंदर्य बन गया, एक ऐसी आदत की जो किसी संकट में भी धैर्य की ओर लौट आती। कई वर्षों बाद जब अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे जवाबों में हमेशा एक प्रकार की नरमी और कठोरता दोनों रही है, किससे यह संतुलन सिखाया? बीरबल ने सहजता से कहा, सम्राट, संतुलन केवल अभ्यास से आता है। दूसरों को सुनकर, समय देकर और फिर अपने शब्दों का वजन परखकर। सधा हुआ जवाब किसी को जीतता नहीं, वह तर्क और इंसानियत दोनों को सम्मान देता है। अकबर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और इसी वजह से तुम हमेशा मेरे दरबार के सबसे अनमोल रत्न रहे हो। वह बात दुरुस्ती में बदल गई। बीरबल का सधा हुआ जवाब सिर्फ शब्द नहीं रह गया, वह एक अनुशासन बन गया। पर बीरबल ने कभी भी खुद को किसी सिद्धांत का दास न बनाया। वह हर बार इंसान की परिस्थिति को समझकर बोलता। यही उसकी महानता थी। उसने न केवल परेशानी हल की, बल्कि लोगों को समझना और संभालना भी सिखाया। कहानियों में अक्सर नायक की तेज तर्रारता और चतुराई का बखान होता है, पर बीरबल की महानता उस सधे हुए जवाब में थी जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। उसके उत्तरों में धैर्य, विवेक, करुणा और न्याय का मिलन था, और उन गुणों की वजह से अकबर का राज्य सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी बना। वर्षों के बाद भी जब बच्चे महलों और बस्तियों में बीरबल की कहानियां सुनते थे, तो वे हंसते हुए कहते, बीरबल का जवाब तेज नहीं, सधा हुआ था। और वे बड़े होकर यही सीख लेने लगे कि किसी भी संकट में पहले सुनो, फिर समझो और अंत में सधा हुआ जवाब दो, क्योंकि वही जवाब सबसे दूर तक गूंजता है और सबसे अधिक लोगों का भला करता है। दरबार में अक्ल की दौड़। 10 सेकंड, सवाल हवा में उड़ा, हर कोई ठिठका, और बीरबल की एक मुस्कान ने पूरे दरबार को चुनौती दे दी। मार्ग बदलने में बड़ी मेहनत और धन लगाया था। यदि अचानक से उन्हें रोक दिया गया तो भारी आर्थिक हानि हो सकती थी, पर छोटे किसानों की भूख और उनकी जमीन की शोषित अवस्था भी अस्वीकार्य थी। बीरबल ने इन तमाम पहलुओं का लेखा जोखा किया और वापस दरबार आया। उसने सबको बुलाया और सामने रखा एक सरल परंतु असरदार सुझाव। नदी के पुराने मार्ग का एक प्रहरी चैनल पुनर्स्थापित किया जाए, जिससे नीचे बसे गांवों को निर्बाध पानी मिले। बड़े किसानों को कुछ हिस्से के बदले सरकार से कर रहित कर्ज दिए जाएं, ताकि वे अपनी परियोजना को थोड़ा सा संशोधित कर सकें। और एक निष्पक्ष पैनल बनाया जाए जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि भी हों, ताकि भविष्य में किसी परिवर्तन का निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाए। यह प्रस्ताव केवल कागज का नहीं था, यह व्यवहारिक था। बीरबल ने कहा, हमें यह देखना है कि किस तरह से हम संसाधनों का दोहन नहीं करते पर संरचना भी टिके। यदि हम अचानक कटौती करें तो उत्पादन घटेगा और सभी को नुकसान होगा। अगर हम कुछ व्यावहारिक समायोजन करें तो दोनों पक्षों को सहारा मिल सकता है। अधिकारी ने आंशिक सहमति दी, क्योंकि उसके आंकड़ों में राज्य को लाभ दिख रहा था। विद्वान ने कहा कि यह विचार रक्षा में समझ लाता है, क्योंकि यह स्थिरता देता है। और किसान, जिसकी आंखों में पहले बेचैनी थी, वह धीरे धीरे आशा देखते हुए बोला, यदि यह सचमुच लागू हो तो मेरे बच्चों को रोटी मिल सकती है। अकबर ने बीरबल के समाधान की प्रशंसा की और कहा कि यह सधा हुआ जवाब था, जिसमें क्रोध के बजाय विवेक, शीघ्रता के बजाय स्थिरता और अपमान के बजाय सम्मान था। पर बीरबल ने एक और शर्त रखी, यह समाधान तभी टिकेगा जब हम इस तरह के मामलों में खुद को बार बार सच पूछने के लिए तैयार रखें। हमारे निर्णयों का प्रभाव केवल आर्थिक डेटा नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों पर भी होगा। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हर बड़े निर्णय से पहले स्थानीय स्तर पर परामर्श और पश्चात प्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य रखा जाए। सम्राट ने यह आदेश जारी किया और उसके साथ ही एक नई हवेली की नींव रखी गई, एक ऐसी व्यवस्था की जहां अधिकार और जिज्ञासा मिलकर काम करें। बीरबल का सधा हुआ जवाब न केवल तात्कालिक समस्या का समाधान था, बल्कि उसने भविष्य के लिए एक ढांचा भी दे दिया था। समय के साथ यह नियम लागू हुआ और इसका असर दिखने लगा। छोटी छोटी समितियां बनी, स्थानीय प्रतिनिधि निर्णयों में शामिल हुए और बड़े छोटे कार्यक्रमों के प्रभाव का आंकलन
किया गया। कई बार लोगों ने महसूस किया कि सहमति से उठे कदम ज्यादा टिकाऊ होते हैं। बीरबल का सधा हुआ जवाब दरबार की कार्यप्रणाली में एक तरह की शांति लाया। अब निर्णय लेने से पहले सुनना अनिवार्य हुआ और सुनने के बाद जवाब देना माना गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद दरबार में एक नई उलझन आई। एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उसके व्यापारी भंडार में मिलावट कर रहे हैं और राज्य के कुछ अधिकारियों ने इशारे में उसकी शिकायतों को टाल दिया था। व्यापारी के पास प्रमाण थे पर वे अधूरे थे। कुछ रसीदें भाव विभाजन में गड़बड़ थीं, कुछ दस्तावेज अर्ध रहस्य थे। उसने कहा कि यदि न्याय न मिला तो वह राज्य का विरोध करेगा। बीरबल ने तसल्ली से उसकी बात सुनी पर शांत स्वर में कहा, तुम्हें सधा हुआ जवाब चाहिए, पर यह तब तक संभव नहीं जब तक हम तथ्यों का पूरा मूल्यांकन न कर लें। हम झटपट निर्णय लेकर तुम्हारा भरोसा खो सकते हैं और दूसरों का न्याय कुचल सकते हैं। टिकरिया दी। इस बीच कुछ मंत्री हर रोज अपनी अल्पकालिक योजनाएं चमकाने में लगे रहे, पर परिणामों ने अपना सच दिखा दिया। जो योजनाएं सूक्ष्म और संवेदनशील थीं, वे टिकती गईं। अंत में जब 1 वर्ष पूरा हुआ, तब अकबर ने पुनः दरबार बुलाया। सबने मिलकर देखा कि किसका प्रभाव सबसे स्थायी और जनहित में सबसे गहरा रहा। परिणाम एकमत था। बीरबल के प्रोजेक्ट ने रिवाजी प्रदर्शन से ज्यादा जनता के जीवन में स्थायी सुधार लाया था। अकबर ने बीरबल को न केवल विजेता घोषित किया, बल्कि उसके प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने और उसे राज्य का एक आधिकारिक प्रबंधक नियुक्त करने का आदेश भी दिया, ताकि वही व्यक्ति अपने विचारों को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू कर सके। विजय के बाद बीरबल नाखुश नहीं था, पर उसने कहा, सम्राट, पुरस्कार मेरा नहीं है, यह उस गांव की आंखों की चमक है, उन बच्चों की स्कूल की किताबें हैं और उन कारीगरों की हंसी है। बुद्धि केवल जीत का नाम नहीं, वह जिम्मेदारी भी है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तुमने ही तो दिखाया कि अक्ल की दौड़ का असली मैदान लोगों का जीवन है। दरबार में अगले वर्षों में भी अक्ल की दौड़ की परंपरा चली। हर वर्ष कुछ नए सवाल उठते और नए नवीन उत्तर सामने आते। पर पहला वर्ष जब बीरबल ने समस्या को समझा और उसे हल किया, वह लोगों की याद में बना रहा, क्योंकि उस दिन से दरबार ने केवल तेज तर्कों को नहीं, टिकाऊ और मानव केंद्रित बुद्धि को महत्व देना शुरू कर दिया था। कहानी का अंत नहीं हुआ, पर वह एक सीख दे गया। बुद्धि का असली मापदंड केवल जीतना नहीं, बल्कि जीत को सही मायनों में बांटना और उसके प्रभाव को दीर्घकालिक बनाना है। और जहां तक बीरबल का सवाल था, वह हमेशा यही कहता रहा, अक्ल की दौड़ में सबसे आगे वही रहता है जो न केवल तेज है, बल्कि दयालु, समझदार और धैर्यशील भी हो। यह कहानी उन लोगों के लिए मिसाल बन गई जो समझते थे कि शासन और समाज तभी आगे बढ़ेंगे जब बुद्धि सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन न रहकर व्यवहारिक और मानवीय पहल बने। दरबार में अक्ल की दौड़ ने दिखा दिया कि अगर बुद्धि का इस्तेमाल सच्चाई और न्याय के लिए किया जाए, तो उसका असली पुरस्कार केवल विजेता का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का भला होता है। अकबर बोले, बीरबल डोले। ये वाक्य दरबार के हॉल में जैसे बिजली गिरने के बाद की खामोशी लेकर आया। उस खामोशी में हजारों निगाहें बीरबल पर टिक गईं, और बीरबल ने जैसे ही अपनी जली हुई मुस्कान संवारने की कोशिश की, हवा में हल्की सी कसक फैली। अकबर के मुख पर गंभीरता थी, उसके शब्दों में कोई मजाक नहीं था। बीरबल डोले, इस छोटे से वाक्य में उस दिन की सारी गहराई, शक और चिंता समाई हुई थी। दरबार में चंद पलों पहले तक बात हंसी मजाक और विवादों की थी। बीरबल अपनी चतुराइयों और ताना बाना सूझबूझ के तीर उछाल कर लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देता था। पर आज का स्वर कुछ अलग था। अकबर की आवाज में ऐसी थरथराहट थी कि दरबार के भीतरी लोगों ने ध्यान दिया। यह बात केवल शब्दों की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि किसी चीज ने अकबर के मन को झंझोड़ दिया है। बीच वाले दरबार के संत थे, भगवान की तरह तहजीब और नियमों से बंधे। इधर बीरबल की चपलता और व्यंग्य दोनों ही आज धीरे धीरे फीके पड़ते दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी, पर आज उसे छुपाने की कोशिश में कुछ अलग, कुछ अनजान एहसास था। सामने खड़े होकर मैं क्या बताऊं साहिब, उसने धीमे से कहा, पर आवाज में कोई झिझक नहीं किया। स्थानीय कारीगरों और किसानों के साथ बैठा और एक छोटा सा मॉडल बनाया जिसमें किसी गांव का कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था का सजीव प्रदर्शन हुआ।
जब उसने इसे दरबार में दिखाया तो लोगों ने देखा कि कैसे छोटी छोटी पहलें, जमा पंजी, बीज वितरण, पानी का सही बांट कितनी बड़ी क्रांति ला सकती हैं। कई प्रतियोगियों की भारी भरकम नीतियां दरबार के सामने रद्द पड़ गईं क्योंकि वे जमीन पर टिक नहीं पाईं। लोगों ने यह महसूस किया कि कोई भी बुद्धि असल में तभी मूल्यवान होती है जब वह लोगों की जिंदगी में नजर आए। इस बीच कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने राजनीति और चालाकी से खेलते हुए लोगों की भावनाओं को भड़काया, पर जनता अब सतर्क थी क्योंकि वे देख चुके थे कि केवल भाषणों से कुछ नहीं होता। दोपहर के समय एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक भराम सा व्यापारी जो बाहर से आया हुआ था ने दरबार में आकर चुनौती दी, अकबर उल्लाह, अगर इस दौड़ में असल बुद्धि वही है जो जनहित में काम करे तो मैं अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा दान दूंगा, पर यह तब होगा जब विजेता मेरी शर्तें भी स्वीकार करे। मैं चाहता हूं कि जो भी जीतता है वह एक बड़ा बाजार स्थापित करे, पर मेरी तरह व्यापारियों के बड़े हितों को भी प्राथमिकता दे, नहीं तो मैं दान वापस लूंगा। उसकी बात में स्वार्थ की खुशबू थी। कुछ मंत्री चुप हुए, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह तो अच्छा है कि दान की परख भी हो रही है, पर जो दान समाज के हित में होगा वही स्वीकार्य है। उसने व्यापारी से कहा कि वे पहल की रूपरेखा साझा करें और फिर जनता और समिति के साथ मिलकर तय किया जाएगा कि बाजार किस तरह से संचालित होगा ताकि छोटे दुकानदार दबे न और बड़े व्यापारी भी समुचित लाभ ले सकें। व्यापारी को यह औपचारिकता थोड़ी नागवार लगी, पर वह सहमत हुआ क्योंकि दान का लालच उसे रोक नहीं पाया। शाम होते होते प्रतियोगिता अपने निर्णायक दौर में पहुंची। अकबर ने कहा, अब हमें तय करना होगा कि विजेता कौन है। जनता के बीच चर्चा जोरों पर थी। कुछ बीरबल के पक्ष में थे क्योंकि उन्होंने हर बार ऐसे समाधान दिए जो टिकाऊ थे। कुछ लोग दूसरे मंत्री के पक्ष में थे जिन्होंने बड़े खास वादे किए, पर अकबर ने कहा कि विजेता वही होगा जिसने न केवल आज सवाल सुलझाया हो बल्कि अगले वर्ष में भी उसका प्रभाव दिखे। उसने एक अद्वितीय शर्त रखी कि विजेता का काम 1 वर्ष में लागू होकर जनता के सामने सामने रिपोर्ट करेगा, तभी फाइनल पुरस्कार और उत्तरदायित्व देंगे। यह शर्त दरबार में एक नई परवाह लाई। कुछ लोग नाखुश हुए, पर बीरबल ने कहा, यह सही है। बुद्धि का असली मापदंड उसका दीर्घकालिक प्रभाव है। जितने भी उम्मीदवारों ने अपने प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा दी, वे अब 1 साल की अवधि के लिए लागू होंगे और जनता खुद देखेगी कि किसका काम जमीन पर फलता है। बीरबल ने अपना प्रोजेक्ट गांव के विकास का मॉडल बताया, जिसमें नहर, बीज, कारीगरों की तालीम और एक बाजार की छोटी सी योजना थी जो स्थानीय उत्पादों को बाहरी बाजार तक पहुंचाएगी। यह न तो केवल कागजी विचार था और न ही बहुत महंगा, वह मानवीय और व्यावहारिक था। 1 साल तक काम चला। बीरबल की टीम रोजगार पैदा करने में जुटी रही। छोटे छोटे प्रयोग हुए, कुछ योजनाएं फेल हुईं, पर उनसे सीख मिली और धीरे धीरे गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। राज्य की सचिवता ने भी इसे निगरानी में रखा और जनता ने छोटी छोटी बैठकों में अपनी नदी के बहाव में बदलाव के कारण कुछ गांवों के खेत सूख रहे थे, जबकि ऊपर के मालिकों ने पानी का प्रयोग बढ़ा दिया था। अगर नदी का मार्ग बदला गया तो राज्य की अन्न उत्पादन क्षमता बढ़ सकती थी, पर छोटी बस्तियों की आजीविका खतरे में पड़ती। कई बड़े मंत्री ने अर्थशास्त्र के नक्शे दिखाए। कुछ ने तर्क दिया कि राज्य को समग्र लाभ के लिए निर्णय लेना चाहिए, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हम पहले यह देखें कि यदि अल्पकालिक लाभ के हिसाब से निर्णय लिया जाए तो दीर्घकालिक सामाजिक संरचना क्या खोएगी। उसने गांव का नक्शा खींचवाया, पानी के पुराने स्रोतों का हिसाब लगाया और स्थानीय लोक ज्ञानी किसानों को बुलाया। उसने कहा, अगर यह परियोजना लागू होगी तो हमें एक साथ उन लोगों के लिए विकल्प भी तैयार करने होंगे जिनकी आजीविका प्रभावित होगी, पर विकल्प ऐसे हों कि वे स्थायी हों, न कि दान छूट पर टिकी हुई मदद। उसने सादा भाषा में प्रस्ताव रखा, नदी की धारा का संकरण कम करके एक सहायक नहर बनाई जाए जो नीचे बस्तियों को पानी दे, ऊपर के मालिकों को थोड़ी सी कटौती के बदले नए कृषि प्रशिक्षण और अनुदान दिए जाएं, और राज्य कुछ वर्षों के लिए नई तकनीकी मदद दे ताकि उत्पादन में गिरावट न आए। यह समाधान किसी बड़े मुफ्त उपहार की तरह नहीं था, यह समझदारी और इंसानों की रोजमर्रा जिंदगी का मेल था। लोग थर थर के पड़े। कुछ ने कहा कि यह धीमा है, पर जो असली बहस बनी वह यही थी, क्या कोई बुद्धि वही है जो तेज फैसला दे या वही जो लोगों का भरोसा बनाए। बीरबल का जवाब साधा था और व्यवहारिक। परिणाम यह हुआ कि इन्हीं सबका
मिला जुला रास्ता अपनाया गया और जनता ने महसूस किया कि समस्याओं को हल करने में लेकिन कदम दर कदम योजना और समावेशिता जरूरी है। इसके बाद प्रश्न आए और समीकरण बदलते रहे। न्याय से जुड़ा मामला आया जहां एक वंशीय अधिकारी ने स्थानीय आदिवासी जमीनों पर दावा जता दिया था। अधिकारी ने तर्क दिया कि दस्तावेज सही हैं, पर आदिवासियों ने कहा कि वे सदियों से उसी भूमि पर बसे हैं, जिनके सांस और परंपराएं उसी से जुड़ी है। क्या राज्य कागजों के आधार पर फैसला करेगा या जीवित परंपराओं के आधार पर? यहां अधिक बल जमीनी अनुभव और संवेदना पर था। बीरबल ने आदिवासी बुजुर्गों की कहानियां सुनी, उनकी परंपराओं का सम्मान किया और एक मध्य मार्ग निकाला। बुजुर्गों के अधिकारों का संरक्षण किया गया, पर साथ ही राज्य ने उन परिवारों को कुछ सीमित अधिकार और प्रस्ताव दिए ताकि वे बाजार से जुड़े परंपरागत उत्पादों को विकास के साथ बेच सकें। इससे दोनों तरफ के हित साधे गए और कोई भी पक्ष पूरी तरह हारने के कगार पर नहीं आया। दरबार में वही असली दौड़ थी। कौन यह दिखा पाएगा कि बुद्धि का मतलब केवल जीतना नहीं, बल्कि लोगों को जीतना भी है। कुछ लोग तेज तर्क देते रहे, पर बीरबल की